चलो बच्चों, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये जो चैप्टर है आपका, जैसा कि आप लोग इलेक्ट्रोस्टैट में देखे थे, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है इसमें इलेक्ट्रोस्टैट से, है ना। तो सबसे पहले हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे। तो चार्ज क्या सब होता है, जब चार्ज रेस्ट में रहता है उसके सारे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट में। और जब चार्ज मूव करने लगता है तो क्या करता है, करंट प्रोड्यूस करता है। तो उसका जो इफेक्ट है सब कुछ हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। और अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोई भी यदि करंट कैरिंग वायर होगा, क्या कोई भी यदि करंट कैरिंग वायर होगा तो क्या करता है, वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसी के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए थे, है ना। जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है किसको जाता है, हैंस ओर्स्टेड। हैंस ओर्स्टेड एक साइंटिस्ट था जो पर्टिकुलर चीज़ ऑब्जर्व किया। जब भी कोई करंट कैरिंग वायर होता है, जब भी कोई करंट कैरिंग वायर है जिसमें से ये वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है, और यहाँ पर एक कोई चार्ज रखा हुआ था, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन का जब बात हुआ तो जब करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग कोई भी कंडक्टर होगा तो क्या कैसा होता है, यूजुअली न्यूट्रल होता है। क्यों, क्योंकि नेट चार्ज क्या रहता है, जीरो, केवल चार्ज फ्लो करता है। कोई भी यदि हम सेटअप भी उठा ले, जो पिछले करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग देखे थे, बैटरी लगा देंगे, कुछ भी होगा, जो चार्ज फ्लो करेगा, नेट चार्ज क्या होता है उस पर, जीरो होता है। बैटरी जो है वो चार्ज का सोर्स नहीं है, क्या चीज़ का सोर्स होता है, एनर्जी का सोर्स होता है। किसका सोर्स होता है, एनर्जी का। तो नेट चार्ज इस पर जीरो होगा। तो कोई यहाँ चार्ज रखा हुआ था उसके आसपास, है ना। तो क्या हम लोग को पहले से पता था कि जब कोई यहाँ नेट चार्ज नहीं है तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, और ऐसा हुआ भी कि इस पर कोई फोर्स नहीं लगा। लेकिन बीच में बहुत सारा कहानी हुआ। लेकिन एक बार क्या हुआ कि इस चार्ज को थोड़ा सा वेलोसिटी दिया गया। क्या दे दिया गया, कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड कर दिया गया। जैसे हमने इसको कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड किया तो क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो चार्ज था वो डिफ्लेक्ट कर गया। क्या कर गया, डिफ्लेक्ट कर गया। डिफ्लेक्ट कर गया इसका मतलब क्या, इस पर कोई नया फोर्स जनरेट हो गया जो इसको क्या करवा दिया, इसको मूव करवा दिया। इनिशियली अगर देखा जाए कि जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं था, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं था, यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता तो क्या होता, जब रेस्ट में था तब भी लगता। हमने तो पढ़ा पूरा इलेक्ट्रोस्टैट में कि कोई भी चार्ज रेस्ट में है ना, कहीं भी रखा हुआ है, तो यदि कोई दूसरा चार्ज होगा तो क्या करेगा, वो फील्ड क्रिएट करेगा, और फील्ड क्रिएट करेगा तो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स लगाएगा, है ना। तो यदि ये जो चार्ज यदि रेस्ट में था, जो करंट कैरिंग वायर के पास में रखा हुआ था, तो ये अनडेविएटेड रहा, एज यूजुअल अपने पोजीशन में रहा। लेकिन जब हमने इसको कुछ वेलोसिटी v दे दिया, क्या दे दिया, v दे दिया, तो कुछ वेलोसिटी दिया, कुछ वेलोसिटी किसी भी तरीका से हमने उसको अगर वेलोसिटी प्रोवाइड किया तो उसको क्या होना चाहिए था, सीधे जाना चाहिए था। अगर तुम चल रहा है नॉर्मली किसी भी वेलोसिटी v से, तो तुम्हारा डायरेक्शन चेंज हो सकता है। क्या डायरेक्शन चेंज कब होगा, कोई भी बॉडी जो प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया होता है सबके साथ लागू होता है कि वो जिस स्टेट में इसको मेंटेन रखता है। v वेलोसिटी से चल रहा था तो चलता, लेकिन स्ट्रेट लाइन में हमने मोशन दिया, ऐसे वेलोसिटी दिया तो चलता सीधा। लेकिन क्या देखा गया, क्या ऑब्जर्व किया गया कि ये चार्ज जो है डिफ्लेक्ट कर गया। डिफ्लेक्ट कर गया मतलब कोई ना कोई फोर्स इस पर जनरेट हुआ है, और वो फोर्स एग्जैक्ट बात है कि मेरा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, कोई नया टाइप का फोर्स है ना। इस तरीके से बात हुआ। फिर ऑब्जर्वेशन होते रहा यही। फिर ओर्स्टेड साहब ने ही एक बार देखा क्या कि इसके आसपास में कंपास नीडल को रख दिया। किसको रख दिया, कंपास नीडल, जो क्या करता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ पॉइंट करता है, मेरा डायरेक्शन बताता है। तो जब रखा तो उसमें कुछ उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखा। ऑब्जर्वेशन में फाइनली ये कंक्लूड हुआ कि जिस तरीके से कंपास नीडल एक मैग्नेटिक फील्ड में रहने पे डिफ्लेक्ट करता है, उस तरीके से मेरा कंपास नीडल भी क्या कर रहा था, डिफ्लेक्ट कर रहा था। आ रहा बात समझ में, मतलब करंट का डायरेक्शन यदि रिवर्स कर दे तो कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन रिवर्स हो जाता था। अगर वो नॉर्थ पॉइंट कर रहा था तो साउथ पॉइंट करता था, साउथ पॉइंट कर रहा था तो नॉर्थ पॉइंट करता था। आ रहा बात समझ में, जिस तरीका से एक मैग्नेट नॉर्थ पोल और साउथ पोल बिहेव करता है ना, सेम रहता है तो क्या करता है, रिपेल करता है, अपोजिट रहता है तो अट्रैक्ट करता है।
उसी तरीके से जो सारे ऑब्जर्वेशंस हमारे मैग्नेट में काम कर रहे थे सारा का सारा इससे मैच हुआ। तो बाद में इसी को क्या बोला गया कि ये जो फील्ड है जिसके कारण इस पर फोर्स लगा है वो कौन सा फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड है। कौन सा फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो इससे ये कंक्लूड क्या किया गया कि करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग सही है स्पेलिंग देखो जी, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस क्या? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, अराउंड इट। आ रहा बच्चा समझ में? करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ये बात क्लियर हो गया। कैसा फील्ड प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। पूरे जो मैग्नेट का जो पूरा प्रॉपर्टी है पढ़ेंगे आगे। अभी फिलहाल हम लोग को क्या हेडिंग लिखे हैं हमने? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं, है ना। तो करंट कैरिंग वायर का क्या मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, तो हमको फाइनली समझ में आया कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो जिस तरीके से जहाँ जैसे बात आ गई, बात किसकी? हम देख लो, ध्यान दो, किसकी बात आ गई? मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जिस तरीके से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, याद आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? कोई चार्ज होता था जो अपने चारों तरफ एक स्पेस क्रिएट करता है जिसमें किसी थर्ड चार्ज को लाया जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन फील करता है, फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चार्ज का अपना फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेट का अपना फील्ड। और चूंकि करंट कैरिंग कंडक्टर क्या बना चुका है? अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो हमको ये जानना पड़ेगा, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े थे कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? एक स्पेस होता है ना, जिसमें कोई थर्ड चार्ज को लाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन फील करता है, मतलब अपने फील्ड में ही, ऐसा नहीं अपने फील्ड के बाहर। हर एक जैसे तुम्हारा बंदा जो भी होता है सबका अपना फील्ड होता है, बड़े छाता चौक मेरा है, मणिपुर मेरा है, ऐसा होता है ना, वो मेरा इलाका है, वही बात है। सबका अपना अपना एक क्षेत्र होता है, जिस तक में उसका इफेक्ट है उसके बाद इफेक्ट नहीं है। तो समझ गए कि है इसका ये कौन सा एनालिसिस हुआ? क्वालिटेटिव, मतलब एक्चुअली है क्या। और दूसरा बात क्या आता है? क्वांटिटेटिव, भाई है तो कितना है तो कितना है। तो जिस तरीके से हम लोग समझ गए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड एक इसके चारों ओर का एक स्पेस है जिसमें इसके इफेक्ट को फील किया जा सकता है। इफेक्ट को फील करने का मतलब क्या? भाई इसका फील्ड है तो फोर्स लगाएगा, फील्ड है तो फोर्स लगाएगा, है ना। तो इससे जुड़ा हुआ दो टाइप से चीज़ों को हम लोग को पढ़ना होगा इस चैप्टर में। पहला कि वो फील्ड क्या है, वो फील्ड कितना है। फील्ड तो समझ गए कि भाई एक स्पेस है, वो तो कहानी वाली बात हो गई, लेकिन अब है तो कितना है, ठीक है। दूसरा कहानी क्या कि जो फील्ड है तो उसमें फोर्स कितना लगाएगा, फोर्स कितना लगाएगा। जिस तरह के इलेक्ट्रोस्टैट में बहुत जगह पे पहले फोर्स पढ़ा दिया जाता है, फिर क्या पढ़ा दिया जाता है? फील्ड। तो आप पहले फील्ड समझ लो एक्चुअली है क्या, उसके बाद कितना लगाएगा। तो इस चैप्टर के दो एस्पेक्ट हो जाएंगे। पहला क्या? पहला एस्पेक्ट क्या है? फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या जी? मैग्नेटिक फील्ड। यहीं पर लिख देते हैं, इसको किसे डिनोट करते हैं? बी। किसे डिनोट करते हैं? बी वेक्टर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में ई वेक्टर लिखते थे, यहाँ क्या लिखते हैं? बी वेक्टर। पहला फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, बी लिखने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग, ड्यू टू करंट कैरिंग, आई नहीं लिखना चाहिए, ठीक है, यहाँ सही कर लेना, कैरिंग कंडक्टर। स्पेलिंग एरर चलेगा बच्चा, हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़ रहे। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। पहला स्टेप, भाई फील्ड कितना होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फील्ड कहाँ होगा, कहीं भी। कैसा कैसा हम लोग इसका टाइप देखेंगे, बहुत सारा टाइप मिलेगा। एक वायर होगा, कैसा? स्ट्रेट वायर के कारण, इसके भी अंदर मन है तो पॉइंट लिख सकता है। किसके कारण देखते हैं हम लोग? स्ट्रेट वायर के कारण। लिख लो STRAIGST, क्या क्या पढ़ेंगे ये दिमाग में होना चाहिए सबसे पहले। स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर। दूसरा
सर्कुलर लूप, कोई वायर का क्या बना देंगे, सर्कल बना देंगे, सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप में दो टाइप खुद आ जाएगा, उसके सेंटर पे नहीं तो उसके एक्सिस पर। सर्कुलर लूप कोई होगा, देख लो, सर्कुलर लूप कोई होगा, ये सर्कुलर लूप होगा उसके सेंटर पे या उसके एक्सिस पे। और उसके जब एक्सिस की बात करेंगे, है ना, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। बहुत बार बोर्ड में भी आपको डेरिवेशन पूछा है और उसका फॉर्मूला याद करेंगे तो क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ा जाता है सोलेनॉइड और टॉरॉइड। क्या पढ़ा जाता है, सोलेनॉइड और टॉरॉइड। ऐसा ऐसा करके, ऐसा करके होगा, बहुत सारा वायर का टर्न रहेगा, है ना। तो ये होगा तुम्हारा पार्ट सी। और इसी को जब हम लोग क्या बना देते हैं, इसी को बना बना करके गोला बना देंगे। देख लो क्या बना सकते हैं, वायर कैसे से करके जिलेबी बना देंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, लेकिन बीच में खाली वाला जिलेबी रहेगा, केवल कॉर्नर पे ऐसा ऐसा करके रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, टोरॉइड। क्या बोलते हैं, टोरॉइड। इसको क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। सब पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहला बात क्या, फील्ड निकालना, फील्ड निकालना। और दूसरा इसका क्या एस्पेक्ट है, पहला एस्पेक्ट क्या है, फील्ड निकालना। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, जो फील्ड बनेगा, जो फील्ड ये बनाएगा, उसके कारण ये क्या फोर्स लगाएगा। ये जो फील्ड बनाएगा उसके कारण ये किसी भी चार्ज पे क्या, सॉरी किसी भी पॉइंट पे क्या फोर्स लगाएगा, है ना। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, फाइंड बी ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। दूसरा बोलो, दूसरा, पहला, दूसरा क्या है, फाइंड फोर्स, फाइंड फोर्स ड्यू टू फील्ड। सीधा फाइंड फोर्स ड्यू टू फील्ड। कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स निकालना आ रहा समझ में आप लोगों को। चलिए इसको हटाया जाए, ध्यान दीजिए, यहाँ हम लोग समझ गए। अब क्या बात आया, बोलिए, कि फील्ड निकालना और फोर्स निकालना, है ना। किसके कारण, ड्यू टू फील्ड। फाइंड फोर्स ड्यू टू फील्ड। कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ऐसा होगा तो मन लिख लीजिएगा, कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। आ रहा वजन में। अब जो ये है, दो एस्पेक्ट है पूरे चैप्टर का, एक साइड में हम लोग ये पढ़ेंगे, एक पोर्शन में ये पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। आ रहा वजन में। इसका पढ़ने के लिए दो तरीका बताया गया, दो साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं। पहला है बायट-सवार्ट लॉ। क्या है, बायट-सवार्ट लॉ, बायट-सवार्ट लॉ। और दूसरा क्या है बच्चा, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। क्या है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। आ रहा समझ में। ये दो तरीका होगा हमको पूरा किसी भी चीज़ का मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। एक्चुअली होता क्या है इसको समझेंगे और बायट-सवार्ट लॉ सीखेंगे। इसके पहले थोड़ा सा एक चीज़ हम आपको और बता दें, अगर जिस मैग्नेटिक फील्ड का चर्चा हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट वगैरह देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कैसे करते हैं, बी वेक्टर से। कैसे करते हैं, ये इसका डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है, बी वेक्टर से। आ रहा समझ में। और इसका यूनिट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला। क्या होता है बच्चा, टेस्ला। टेस्ला इसका यूनिट होता है। या इसी का दूसरा यूनिट क्या बोलते हैं इसको, बोलिए, वीबर, वीबर पर मीटर स्क्वायर। टेस्ला बोलो या वीबर पर मीटर स्क्वायर बोलो, टेस्ला बोलो या फिर वीबर पर मीटर स्क्वायर बोलो, है ना। और ये जो वीबर है किसका यूनिट होता है, पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स का। किसका यूनिट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का। जिस तरीके से पढ़े थे ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वहाँ ई डॉट डी एस होता था, यहाँ बी डॉट डी ए होगा, है ना। सब पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स। एक चीज़ और बता दें तुम लोग को, सबसे पहले थोड़ा ध्यान दे लो कि जो बच्चा पहले से इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रखा है उसके लिए ये हो जाएगा आसान, और जो नहीं पढ़ा है उसके लिए भी कोई टेंशन की बात नहीं है, इसको अच्छे से सीख लो, वो सीख जाएगा। आ रहा समझ में। तो कम से कम जो पढ़े हैं तो मन लगाइए, अच्छा चीज़ देखिए, जो नहीं पढ़े हैं वो सीरियस होकर पढ़िए, उसके लिए और ज़रूरत है। जो सोच रहा है कि सर हम नहीं पढ़े हैं, आप तो बोले क्या,
कि जो पढ़ा उसके लिए आसान, अरे नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लो ना, इलेक्ट्रोस्टैट हो जाएगा फिर, है ना। 5-10 क्लास बस सारा का सारा कुछ जो कुछ तुम पढ़ा है सब कुछ यहाँ मिलने वाला है ना। मैक्सिमम चीज़ आपको तुमको यहाँ रिपीट होगा। जिस तरीके से फ्लक्स होता था इलेक्ट्रिक, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। हर बात क्या होता है, यूनिट समझ गए, टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसा यूनिट है। अब एक सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट में क्या बोलते हैं इसको, गॉस, क्या बोलते हैं, गॉस। 1 टेस्ला, 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 10⁴ गॉस, तो 4 गॉस। टेस्ला, गॉस, सारे के सारे साइंटिस्ट का नाम है, निकोलस टेस्ला, है ना, गॉस। इसलिए टेंशन नहीं लेना, बस लिखते चले जाओ। याद आ रहा है, समझ में हो गया सब लोग बात, तो बस रिलेट थोड़ा कर लेंगे हम लोग, है ना। जो लोग नहीं पढ़े इलेक्ट्रोस्टैट वो और ध्यान से पढ़िए, बस सब तरीका वही होगा। अगर सही से देखा जाए ना तो जो इलेक्ट्रोस्टैट में जितना तरीका 40% काम करने वाला है, 40 to 50% वही तरीका, सब प्रोसीजर वही होगा, है ना। तो जो इलेक्ट्रोस्टैट नहीं भी पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं, मैग्नेट पढ़ लीजिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ लीजिए, आपका ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोस्टैट 40 to 50% कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जहाँ जिस तरीके से टॉर्क पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम लोग, उसमें टॉर्क पढ़े थे क्या जी, P क्रॉस ही, याद है ना। अब यहाँ क्या पढ़ेंगे, M क्रॉस B। यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता था, यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, यहाँ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। सब कुछ सिमिलर पैटर्न में ऑब्जर्व करेंगे हम लोग सारी चीज़ों को, है ना। और एक चीज़ और इससे जुड़ा हुआ बात कि अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायट सवाट लो, आपको यहाँ दिखेगा, क्या दिखेगा कि ये क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है, क्रॉस प्रोडक्ट पे। तो मैग्नेट का सारा फॉर्मूला आपको किस पे चलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस्ड चलेगा, है ना। अभी दिखाते हैं, हेडिंग डालिए, बायट सवाट लॉ, बायट सवाट लॉ, बायट सवाट लॉ, बायट सवाट लॉ क्या बोलता है, ध्यान दीजिए, लॉ है, कोई भी करंट कैरिंग वायर होगा इसमें करंट बह रहा हो, फ्लो कर रहा हो आई, और इसका एक कोई भी एलिमेंट हो, करंट फ्लो का ये डायरेक्शन है ना, और इसमें एक छोटा सा कोई एलिमेंट ले लें, करंट एलिमेंट छोटा सा, इसका इस वायर का एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं, तो वो लेना तो बहुत छोटा है, तो क्या बोलेंगे इसका, सपोज दैट लेंथ कितना हो जाए बच्चा, DL। तो तुमको तो लेके दिखाएंगे, ऐसा थोड़ा ना कि DL का मतलब समझता है कितना छोटा होता है, तो तुमको तो कुछ लेना पड़ेगा, ये लेंथ क्या है, DL, है ना। तो इस छोटे से लेंथ के कारण, इस छोटे से DL एलिमेंट के कारण किसी पॉइंट P पे जो कि R डिस्टेंस पे हो, ये इसका पोजीशन वेक्टर है, और इसके साथ अगर ये बना रहा है एंगल थीटा, कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो इस DL के कारण इस P पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा। DL छोटा सा एलिमेंट है, DL क्या है, छोटा सा एलिमेंट है, तो एक्चुअली ये जो DL है इसको करंट एलिमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट बोलते हैं, और इसको ऊपर एरो देते हैं, ये DL वेक्टर है, इसको क्या कहते हैं, करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट। और दूसरा बात क्या, ये जो करंट एलिमेंट है तो इसको वेक्टर लिखे हैं तो इसका कुछ डायरेक्शन होगा, तो इसका जो डायरेक्शन होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होता है। डायरेक्शन कैसे लिखिएगा इसके लिए आप बोलिए, इसका डायरेक्शन कैसे लेंगे हम लोग, एकदम छोटा छोटा बात है, छोटा छोटा बात है, लेकिन इसको एकदम परमानेंट दिमाग में बैठा के रखिएगा, तभी जाकर के कुछ होगा। DL क्या है, करंट एलिमेंट है, इसका डायरेक्शन कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा बोलिए, इसका डायरेक्शन क्या होता है, अलोंग, क्या होता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, क्या होता है इसका डायरेक्शन, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। समझ में आ गया, तो ये हो गया DL वेक्टर, है ना, ये हो गया DL वेक्टर, माना तो एरो लगा लो, ये क्यों करंट एलिमेंट बोलते हैं, ये छोटा सा DL है, उसके कारण इस छोटे से DL एलिमेंट के कारण क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे, जहाँ पॉइंट करते हैं उसकी तरफ एरो मार्क करके रखे हैं, है ना। DL और R के बीच का एंगल कितना है, थीटा, DL और R के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तब आओ ये जो बायट सवाट लॉ था, बोला कि इस छोटे से एलिमेंट के कारण जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, एलिमेंट छोटा है तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, क्या मिलेगा, DB, क्या मिलेगा, DB। ये DB क्या होता है, ये DB होता है म्यू नॉट I, म्यू नॉट I बाय में बोलो
4 पाई म्यू नॉट आई बाई 4 पाई dl क्रॉस r डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ r वेक्टर का q, मॉड ऑफ r वेक्टर का q। एकदम डिक्टो याद रहना चाहिए, ये जब पूछा जाता है तुमको याद होना चाहिए। क्या होता है डीवी? लॉ है। क्या है ये? लॉ। क्या होता है? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई वेक्टर मॉड का क्यू। आ रहा समझ में? अगर इसको अगर स्केलर फॉर्म लिखने की कोशिश करें तो क्या लिख सकते हैं? देखिए म्यू नॉट आई बाई में बोलिए 4 डीएल क्रॉस आर, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होता है? ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप। ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप। तो क्या हो जाएगा बोलो इसके लिए? डीएल ए बी बी डीएल आर साइन थीटा और क्या एन कैप। एन कैप लिखते हैं डायरेक्शन बताने के लिए, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? डायरेक्शन होता है ना। दो वेक्टर का क्रॉस क्या देता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से सिचुएटेड रहेगा। और ये एन कैप क्या बताता है? डायरेक्शन, कि जिस प्लेन में ये दोनों है, जिस प्लेन में ये दोनों है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर ये दोनों हमारे बोर्ड के प्लेन में है, डीएल और आर हमारे बोर्ड के प्लेन में है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस से मिल रहा है तो या तो इनवर्ड होगा नहीं तो आउटवर्ड होगा। यही ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ देखो डिवाइडेड बाई आर का क्यू, देखो आर से जाएगा कट जाएगा तो कितना लिखोगे? आर स्क्वायर। तो तुमको ऐसे करके लिख सकता है म्यू नॉट आई 4 पाई डीएल साइन थीटा बाई में आर स्क्वायर। आ रहा समझ में? याद रखना ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, छोटा सा पार्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में आ रहा बात? बोलिए। इसको डायरेक्शन वन है, अगर इसको साइड कर लोगे, अलग कलर्स का डायरेक्शन साइड कर लोगे तो ये क्या देगा? इसका मैग्नीट्यूड देगा। ये वाला वैल्यू क्या देगा इसका? देखो मैग्नीट्यूड देगा। लेकिन वेक्टर को कंप्लीट बताने के लिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको आना चाहिए। आ रहा समझ में? ये लिख लिया आप लोग। तो ध्यान दीजिए क्रॉस प्रोडक्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ से पूछे मैग्नीट्यूड तो निकालना सीख गया, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा है कि हर हमेशा इस फॉर्मेट को याद रख लो, क्योंकि इससे क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों मिलेगा। केवल इतना याद रखिएगा, अगर इसको हटा दिया तो केवल क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड। जबकि हमको वेक्टर है तो उसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बताएंगे, तभी जाके कोई वेक्टर पूरा हो पाता है ना। चलो अब बात करते हैं इसके डायरेक्शन की। अब इसके डायरेक्शन की बात करते हैं। तो डायरेक्शन के लिए क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग जानते हो, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर। कोई दो वेक्टर होता है तो पहले वेक्टर की तरफ ऐसे रखते हैं, दूसरे की तरफ जाते हैं, तो जो फिंगर का जो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो क्या देगा? फील्ड का। किसका डायरेक्शन देगा? फील्ड का। ए क्रॉस बी का जो हमारा है था क्या जी? डीएल क्रॉस आर था, डीएल क्रॉस आर था। तो फिंगर क्या करते हैं? जैसे ए क्रॉस बी बचपन में पढ़ा होगा, ये ए है, ये क्या है? बी। दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। ए क्रॉस बी के लिए क्या करता है? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। ए की तरफ फिंगर स्ट्रेच करो, बी की तरफ जाओ, थंब की तरफ पॉइंट कर रहा है बाहर, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसके लिए? आउटवर्ड। किसके लिए? ए क्रॉस बी के लिए। वही अगर बोल दे क्या जी? बी क्रॉस ए, क्या बोल दे? बी क्रॉस ए, तो क्या करोगे? बी की तरफ स्ट्रेच करो, कहाँ जाओ? ए की तरफ, थंब की तरफ पॉइंट कर रहा है अंदर। इसके लिए क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्शन, इसके लिए डायरेक्शन क्रॉस। इनवर्ड के लिए क्रॉस, आउटवर्ड के लिए डॉट। आ रहा है समझ में? बहुत सारा रूल पढ़ा होगा, स्क्रू रूल। ए से बी जाना है, ए से बी जाना है तो क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़े थे, थोड़ा सा बता दे रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, स्क्रू रखते थे यहाँ पे, ए से बी की तरफ घुमाओगे, ऐसे घूमेगा, तो ऐसे किसी चीज़ को करते हैं तो बाहर आता है। कैसे होता है? बाहर आता है। तो ए क्रॉस बी के लिए बाहर आ रहा है, बाहर मतलब आउटवर्ड है ना, डॉट। और ये क्या है? इनवर्ड। तो क्या हो जाएगा? क्रॉस। आ रहा है समझ में? अगर बी से ए जाना है, बी से ए जाना है तो यहाँ स्क्रू रखेंगे, यहाँ स्क्रू रखेंगे, बी से ए की तरफ, अंदर की तरफ, ऐसे क्लॉकवाइज करके देखना कैसे जाएगा? अंदर, क्रॉस। जैसे तुमको समझ में आता है समझो, है ना। चलो ज़्यादा दिक्कत होगा फिर अलग से पूछिएगा, है ना। क्रॉस का आप देख सकते हैं
इस पर। और प्रॉपर इस क्वेश्चन के लिए हम लोग जो इसमें यूज करेंगे, इसमें सबसे बढ़िया कौन सा होता है पता है? पाम रूल। कौन सा होता है बढ़िया, सबसे बढ़िया? राइट हैंड पाम रूल। कौन सा? राइट हैंड पाम रूल। इसको दिमाग में बैठा लो, पूरे मैग्नेट वाले चैप्टर में हम लोग काम करेंगे। पाम रूल का मतलब क्या होगा? आपको क्या करना क्या होगा? पुट योर राइट हैंड, है ना, क्या करना है? लिख लो, पुट योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट। पुट योर राइट हैंड, पुट योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ, पुट योर राइट हैंड थंब, थंब भी लिख लो, पुट योर राइट हैंड थंब, पुट योर राइट हैंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ क्या जी? फ्लो ऑफ करेंट, in the direction of flow of current, and stretch your finger, and stretch your finger in the direction of, stretch your finger, stretch your finger at the point, stretch your finger at the point, at the point where you have to find magnetic field, where you have to find, you have to find magnetic field। आया समझ में? पुट योर थंब, पुट योर राइट हैंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। क्या करना है? देखो, पुट योर राइट हैंड थंब, देखो जी, पुट योर राइट हैंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, एंड स्ट्रेच योर फिंगर, एंड स्ट्रेच योर फिंगर वेयर, स्ट्रेच योर फिंगर एट द पॉइंट वेयर यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। फिंगर को किधर स्ट्रेच करना है? जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। थंब को किधर रखना है? करंट फ्लो के डायरेक्शन में। फिंगर को कहां स्ट्रेच करना है? जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये देखो, थंब करंट फ्लो का डायरेक्शन है, फिर किधर कर दिए? उधर जहां पे निकालना है। पुट योर एंड स्ट्रेच योर फिंगर, फिंगर को स्ट्रेच कर दिए किस डायरेक्शन में? वेयर यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा। देन द डायरेक्शन ऑफ योर पाम विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, देन द डायरेक्शन ऑफ पाम विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। पाम मतलब ये सामने वाला, पाम का क्या डायरेक्शन है? इनवर्ड। पाम का क्या डायरेक्शन है? इनवर्ड। तो इस वाले पॉइंट के लिए हमको कैसे मिलेगा? इनवर्ड। क्या मिलेगा? क्रॉस। लिख लीजिए, इसके बाद खुद से लिख लीजिए। देन द, देन योर पाम विल शो द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, देन योर पाम, देन योर पाम विल शो द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। आया सबको? सबको समझ में आ गया? चलो, सबको समझ में आ गया तो देखो, बताओ जल्दी से, जो लोग बैठे हो बताओ फटाक जल्दी। अगर मान लो कि यही करंट एलिमेंट है, ऐसे ही करंट फ्लो कर रहा होता, और हम यहाँ बोलते निकालने के लिए, कहाँ बोलते निकालने के लिए? इस पॉइंट पे, तो क्या होता है डायरेक्शन? क्या होता है डायरेक्शन? इस पॉइंट पी पे बोलते हैं, ये आर डैश मान लो, कितना मान लो? आर डैश, ये पोजीशन वेक्टर है। या इसके लिए क्या होता? क्या करना है जी? हमको करंट के डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है, और फिंगर को स्ट्रेच करना है जहाँ निकालना हो। इधर करके थोड़े ना इसको निकाल पाएंगे, इसमें कैसे निकाल पाएंगे? ऐसे करंट करेंगे, ऐसे करेंगे तब निकलेगा। पाम किधर दिखा रहा है जी? पाम का डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड। तो कैसा इसका होगा? बोलो, डॉट। आया सबको समझ में? लिख लो, इसको भी ड्रॉ कर लो साइड में, जगह मिल रहा है तो कर लो वहीं पे। करंट का डायरेक्शन अगर उल्टा कर देंगे तो दोनों जगह उल्टा हो जाएगा, नहीं लग रहा तुम लोग को? अगर करंट का डायरेक्शन क्या कर दे बच्चा? उल्टा कर दें तो दोनों जगह क्या हो जाएगा? करंट का डायरेक्शन ये ऐसा हो गया, देखो यहाँ ऐसा, तो इसके लिए पाम कैसा हो जाएगा? इस पॉइंट के लिए देखो जी, करंट का डायरेक्शन ये निकालना है ऐसे, देखो ये करंट एलिमेंट का डायरेक्शन, अगर इसको उल्टा कर दें, क्या कर दें? उल्टा, ऐसे उल्टा कर दें, फिंगर किधर की तरफ स्ट्रेच हो रहा है? उधर, उधर ऐसे, तो पाम किधर जा रहा है? अंदर। डायरेक्शन जैसे उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रॉस। और इसके लिए बोलो, इसके लिए देखो ना, करंट जा रहा है नीचे, करंट जा रहा है नीचे, करना पड़ेगा ऐसे, थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि इसको जब करंट जा रहा है नीचे तो इधर थोड़े निकालना है जो फिंगर स्ट्रेच करना है, हमको फिंगर किधर स्ट्रेच करना होता था? फिंगर स्ट्रेच करें जहाँ पर निकालना है। तो अगर करंट जा रहा है नीचे तो हम कैसे करें? करंट जा रहा है नीचे और जाना है उधर, तो ये वाला पाम किधर देगा? आउटवर्ड। थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, घूम घाम लेना, ऐसे नहीं कि उल्टा करके हाथ तोड़ लेना। इसके लिए क्या हो जाएगा? इस वाले केस के लिए
सब उल्टा कर दिया है, करंट को कैसे कर दिया है, ऐसे। करंट फ्लो का डायरेक्शन ये है, ये ऐसे करके करंट फ्लो कर रहा है, तब क्या हो गया, इसके लिए यही डॉट हो जाएगा, उलट जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए मिटा दें। तो आशा करते हैं आप लोग को ये बायट सवाट लो अच्छा से समझ में आया होगा। क्या लिखे थे इसमें, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी एल क्रॉस आर बाई मोड ऑफ आर का क्यू। तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी। म्यू नॉट को क्या बोलते हैं यहाँ पे, म्यू नॉट एक नया टर्म है जिसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ क्या, जल्दी बोलो, फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। जिस तरीका से एप्सिलॉन नॉट था ना जी, क्या था, एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था। क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। तो ये क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। करेंगे अच्छे से चर्चा, सब पे होगी। ये है तो इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है म्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁻⁷। कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। यूनिट आप लोग निकाल लेंगे क्या इसका, यूनिट निकाल लीजिएगा। देखिए तो क्या था, डीवी क्या था, देखो तो एक बार जल्दी से यूनिट निकालने के लिए बोल रहे हैं। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, बोलो, डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर का क्यू। देखो हमको क्या चाहिए, हमको म्यू नॉट का यूनिट चाहिए, बोलो आप खुद से, तुम लोग खुद से यूनिट चाहिए। तो जिसका चाहिए होता है उसको रख लेते हैं और रिमेनिंग को अपोजिट साइड भेजते हैं, यही उपाय है ना। तो यहाँ देखो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, डीएल लेंथ है ना छोटा सा, लेंथ का मल्टीप्लिकेशन यहाँ है, लेंथ का स्क्वायर, ये लेंथ का स्क्वायर है या लेंथ का क्यू है। तो क्या हो जाएगा, एक बच जाएगा केवल लेंथ। तो क्या लिखेगा, डीवी के साथ ही लेंथ उधर गया, बोलो डीवी के साथ क्या जाएगा, एक लेंथ जाएगा। तो डीवी का यूनिट क्या था, टेस्ला। क्या यूनिट था, अभी तो पढ़े ना मैथ का, टेस्ला क्या हो गया, एक लेंथ गया मीटर। और देखो इधर क्या छूट गया हुआ है, करंट छूटा हुआ है। क्या छूटा हुआ है, ये देख लो, करंट छूटा हुआ है, करंट आएगा नीचे। तो करंट के लिए यूनिट क्या लिखेगा, एम्पियर। तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्या लिखोगे, अरे सही है ना, देख लो, टेस्ला, इसके लिए टेस्ला 4 पाई कांस्टेंट है, म्यू नॉट निकाल रहे थे, इधर गया ये लेंथ का स्क्वायर, यहाँ लेंथ का क्यू, लेंथ बचा, टेस्ला लेंथ से मल्टीप्लाई हुआ मीटर, करंट आ गया नीचे, करंट आ गया नीचे, तो करंट के लिए क्या लिखेंगे, एम्पियर। तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1। समझ में आ गया। चलिए आइए हम लोग हेडिंग लगाइए। सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपका सही से बोला जाए तो चैप्टर स्टार्ट होगा। बोले बच्चा, अगर बोलेंगे सही से तो आप यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। चलिए लिखिए, हेडिंग लिखिए। तो चलो जी हम लोग स्टार्ट करिए। ये समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अब हम लोग का क्या हेडिंग है बताइए, एप्लीकेशन ऑफ बायट सवाट लॉ। उसमें क्या हेडिंग है, फाइंड वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। समझ में आया, क्या करना है हेडिंग आपका बताइए, फाइंड वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे निकालना है। हेडिंग लगा लिया आप लोग। इम्पॉर्टेंट है डेरिवेशन भी, इम्पॉर्टेंट है डेरिवेशन भी, इसका भी डेरिवेशन याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग लेंगे किसके लिए, सर्कुलर रिंग के लिए, उसके एक्सिस पर, वो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, बहुत बार बोर्ड में पूछा है। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ध्यान लगा के पेशेंस रख के देखिए। मान लो कि ये क्या है, तुम्हारा वायर है, ये क्या है, तुम्हारा वायर है, जिसमें हमको इसमें करंट फ्लो कर रहा है कितना, आई। कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई। इसका छोटा सा एक एलिमेंट लेना है, इसमें क्या करना, देखो इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, इसका छोटा सा एलिमेंट लेना है
कैसे? अरे बायोट सेवर्ट के लॉ के थ्रू हम लोग सब पढ़ने वाले हैं। छोटा सा एलिमेंट लेना है क्या चाहिए? डीएल। तो फॉर्मूला तो हम लोग को सब पता है, आ रहा समझ में। तो मान लो कि हम छोटा सा वाई ले लेते हैं, किसी एक पॉइंट के पास से निकालना रहेगा, है ना। तो अगर सपोज दैट यहाँ से हमको निकालना है, अगर इस पॉइंट से निकालना है, आ रहा समझ में, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ से वाई डिस्टेंस पर जा करके एक छोटा सा डी वाई एलिमेंट ले लेते हैं। क्या करते हैं बताओ? जिस किसी पॉइंट से निकालना रहेगा, है ना, कि किसी पॉइंट के निकालना, अगर यहाँ से हम सोचने की कोशिश करते हैं, यहाँ से क्या करेंगे? वाई डिस्टेंस पर जाके एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे डी वाई, है ना। और इसके कारण, या फिर यहाँ से देखो ये जो एलिमेंट है, ध्यान दो, रुक जाओ उसको फिर से बताते हैं। सबसे पहले कि हमको क्या करना था, ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करना था, हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर की जगह पर किसी पॉइंट पे। तो पहले पॉइंट तो डिसाइड कर ले कहाँ निकालना है। आ जाओ, सबसे पहले क्या कर लो, ये वायर है ना, इसके कारण मान लो कि सपोज दैट किसी पी पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसके लिए छोटा सा एलिमेंट क्या ले ले, मैंने अगर मान लो कि ये है करंट एलिमेंट, इसके कारण हम लोग जानना चाहते हैं, ठीक है। ये करंट एलिमेंट क्या है? डीएल। इसके कारण हम लोग किसी पॉइंट को निकालना चाहते हैं। ये हम लोग तो देख रहे थे, सारा फॉर्मूला हम लोग को पता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे लिया जाता है जहाँ से हम लोग एंगल अल्फा और बीटा निकालते हैं। क्या करते हैं? अल्फा और बीटा निकालते हैं, समझ में। ये तो वायर तुमको ऐसा करके हम दिखा दिए। रियल लाइफ में जब स्ट्रेट वायर होगा तो ऐसा होगा, कैसा होगा? ऐसा, ठीक है। और हमको मान लो कि किसी भी पॉइंट पे हमको निकालना है पूरे वायर की वजह से, यहाँ पूरे वायर की वजह से क्या निकालना है? यहाँ, आ रहा समझ में। तो यहाँ पे निकालना है, ये पॉइंट है P, यहाँ पे आपको निकालना है। तो क्या करें हम लोग, इसी से y डिस्टेंस पर जा करके, कितना डिस्टेंस पर? y डिस्टेंस में जाके एक छोटा सा एलिमेंट काट लीजिए dy। क्या काट लीजिए? dy। और इस dy के जगह के, इस dy के कारण करंट फ्लो का डायरेक्शन आपका ये है ना। इस dy के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। और छोटा छोटा, चूंकि बहुत सारा अनगिनत dy होगा, बोलो जी, इन्फिनाइट नंबर ऑफ छोटा छोटा पार्ट्स होगा, सबके कारण यहाँ निकालने की कोशिश करेंगे। आ रहा समझ में। तो इसके लिए हम लोग जिस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैट में एक रॉड लेते थे, तो कैसे लेते थे? छोटा सा एलिमेंट लेते थे, याद आ रहा है तुम लोगों को? इसी तरीके से क्या लेते थे? एलिमेंट लेते थे, है ना। और फील्ड का डायरेक्शन, तो इसके लिए इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन बताओ कैसा होगा? इस छोटे से एलिमेंट के कारण अंदर, ये करंट कैरिंग ये है, यहाँ पर निकालना है, देखो स्टेज क्या, कहाँ पाम दे रहा है? अंदर। यहाँ वाले पॉइंट के कारण देखो अंदर, यहाँ वाले पॉइंट के कारण देखो, सबके कारण क्या है? अंदर। तो पहले, सबसे पहले जब इन छोटे छोटे पार्ट्स में, जब इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, क्या करते? छोटे छोटे पार्ट्स को लेकर के देखते हैं, और सबका डायरेक्शन यदि सेम आ गया तो हम लोग डायरेक्ट इसको ऐड कर सकते हैं, आ रहा समझ में। अदरवाइज अगर डायरेक्शन अलग अलग आता, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में क्या था, यहाँ इस वाले पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यहाँ इस वाले पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, अरे चार्ज रहता था ना उसमें, क्या रहता था? चार्ज से इस पॉइंट निकालना है, पॉजिटिव था तो अवे, यहाँ से अवे, देख रहा है सबका डायरेक्शन अलग था ना, तभी ना जा करके उसमें ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल आता था। याद है आप लोग को? हाँ, के लैम्डा बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और क्या था? के लैम्डा बाई डी कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। वहाँ ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट आता था, जबकि यहाँ पे कौन सा आएगा? एक ही आएगा। क्यों? देखो ना, सबका डायरेक्शन क्या है? सेम। तो डायरेक्ट ऐड कर दें, कोई दिक्कत है? आ जाओ इस वाले पोर्शन को, ये तो नॉर्मल कहानी के लिए बताया, ऐसा होता है। आप लोग को सबको इसका फॉर्मूला पता है, सबको इसका फॉर्मूला पता है। तो एलिमेंट लेकर के, एलिमेंट से उस पॉइंट पर के बीच का एंगल क्या लेते थे बच्चा, बोलो? एलिमेंट पर से उस पॉइंट के बीच का एंगल लेते थे थीटा, और इस पॉइंट पर निकालते थे, और ये इसका क्या होता था? पोजीशन वेक्टर होता था। फॉर्मूला पता है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डीएल क्रॉस आर डिवाइड बाई मॉड ऑफ आर का क्यू, ठीक है। और डायरेक्शन तो हम बता चुके हैं, डायरेक्शन के लिए दिमाग मत लगाना, पाम रूल से निकाल लेना, ठीक है। चलो अब देखो हम क्या करें, इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं, इस पॉइंट को निकालना है, स्ट्रेट वायर है, क्या करेंगे, इसी से वाई डिस्टेंस में जाकर कौन सा एलिमेंट काटिए? डी वाई, छोटा सा, ठीक है। और जो कि ये, और कितना एंगल पर? थीटा एंगल पर। कितना एंगल पर? थीटा एंगल पर। आ रहा समझ में? कितना एंगल पर जी? थीटा एंगल। और ये जो एंगल बना रहे हैं इसको क्या बोलते थे हम लोग? याद करो, डी थीटा।
कितना एंगल होता था, थीटा पे जाके डी थीटा काट लिया हम लोग। आ रहा समझ में, आ रहा है समझ में। तो ये बोलो ये डिस्टेंस और ये जो यहाँ से यहाँ का इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितना है, डी। कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से, डी। आ रहा समझ में। चलिए अब इसके कारण निकालना है, तो बोलो इस वाले छोटे के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर, हर एक पार्ट के कारण अंदर। तो क्या कर लें, मान लो इस तरीके से हम लोग इसको लेकर के बना लिए और थीटा का वैल्यू जो हम माने हैं कहाँ से कहाँ तक वैरी करवा लेंगे, अल्फा से लेकर के बीटा तक। अगर ये टॉप वाला पोर्शन, अगर ये इसको वेरी करवाना, टॉप वाला पोर्शन सपोज दैट यहाँ से कौन सा एंगल बना रहा है, अल्फा, और ये बॉटम वाला पोर्शन कौन सा एंगल बना रहा है, बीटा। अल्फा बीटा में बना के दे रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट में अल्फा बीटा रहता है तो आसान होता है समझने में। थीटा 1 थीटा 2 में कन्फ्यूजन होता है, अल्फा बीटा में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम केवल इस छोटे से के कारण देखते हैं, फिर हम अपना लिमिट लगाएंगे। समझ में आ रहा है, थीटा कहाँ से, इस वाले पर एक तो सबसे ऊपर वाला एंगल वो हो गया अल्फा, नीचे वाला एंगल बीटा, इसका लिमिट में हम लगाएंगे। पहले इस छोटे के कारण मैग्नेटिक फील्ड हम लोग देखते हैं, जो कि हम लोग बायोट-सावर्ट लॉ से सीखे हैं। क्या सीखे हैं बोलिए आप लोग, बीबी क्या लिखिएगा इसके लिए, म्यू नॉट आई बाई में बोलिए 4 पाई, और बोलिए डी एल, यहाँ पर डी एल को क्या है, डी वाई, डी एल कौन सा है अपना, डी वाई, क्रॉस में बोलिए आर। इसके लिए पोजीशन वेक्टर कौन सा हो गया, इसके लिए इस वाले एलिमेंट के लिए पोजीशन वेक्टर यहाँ ऐसे आ रहा समझ में ना। इस वाले छोटे से एलिमेंट के लिए पोजीशन वेक्टर क्या है, जहाँ निकालना होता है उसकी तरफ एरो करते हैं। अरे किए थे ना ऐसे, ऐसे किए थे ना, तो जिस छोटे कारण निकालना है वहाँ से ऐसे कनेक्ट करो। ये एंगल थीटा लो, जो किसके बीच का एंगल है, डी एल और आर के बीच का एंगल है। यहाँ पर देखो डी वाई क्या डायरेक्शन ये है, ये उसके आर का डायरेक्शन है, तो ये हमको कौन सा एंगल लेना पड़ेगा, डी वाई और आर के बीच वाला एंगल, ये एंगल लेना पड़ेगा। ये एंगल कितना होगा देखो तो जरा, ये थीटा है, ये 90 है, ये कितना होगा बच्चा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, अरे थीटा 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये जो है एंगल कितना होगा 180 माइनस क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अरे बोलो थीटा 90, तो बचा हुआ एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल कितना होगा, स्ट्रेट वायर है ना, 180 में से जो एंगल होगा वही ना घटाओगे, 180 माइनस 90 माइनस थीटा कर लो, क्या हो गया 180 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस थीटा, मतलब कितना हो गया ये 90 प्लस थीटा। आया समझ में, कितना एंगल हो जाएगा ये 90 प्लस थीटा। कोई दिक्कत है, अरे बोलिए बच्चा 90 प्लस थीटा आ रहा समझ में। इसको साइड में लिखे हैं, बच्चा वाला चीज़ है, डायरेक्ट थीटा 90 माइनस थीटा, तो दूसरा होना पड़ेगा 90 प्लस थीटा, तभी जाके टोटल जोड़ के 180 होगा। अरे देखना 90 माइनस थीटा होगा, तो जब तक कि 90 प्लस थीटा नहीं होगा तो दोनों जोड़ के 180 कैसे होगा। चलो समझ में आया आप लोग को, तो याद है ना, हम लोग अगर वैल्यू लिखना चाहें तो डी वाई क्रॉस में ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, तो हम लोग अब डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, ध्यान दो, ए क्रॉस बी क्या लिखेगा डी वाई, ए डी एल की जगह पर डी वाई, क्रॉस में क्या होता था आर, तो ए क्रॉस बी का होता है ए बी साइन थीटा, तो डी वाई कौन साइन थीटा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या लिख लेगा, ध्यान दो जो भी डिस्टेंस होगा, अगर सपोज दैट ये आर होता तो क्या लिखता आर साइन थीटा, थीटा दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय, बोलो डिवाइडेड बाय आर का क्यू। अभी फिलहाल हम लोग ये अपने मन से माने, देखो ये बच्चा डी डिस्टेंस तुमको दिया हुआ था क्वेश्चन में, कितना डिस्टेंस पर था डी डिस्टेंस पर, इसको हम लोग खुद से कितना माने हैं इसको आर, कितना माने हैं आर, कोई दिक्कत, यहाँ आर से ये चला जाएगा नहीं, चाहे कम और करो तो थोड़ा और आसान करता है। आर है, आर को बदल लो डी के टर्म में, आर को किसके टर्म में बदल सकते हैं हम लोग डी के टर्म में। यहाँ से क्या होगा, और यहाँ से यदि कॉस थीटा लिखेगा तो क्या लिखेगा कॉस थीटा
डी बाई में, यहाँ से कॉस थीटा इस वाले ट्रायंगल के लिए क्या लिखोगे, डी बाई में आर, डी बाई में क्या लिखोगे आर, यहाँ से आर क्या हो जाएगा डी बाई कॉस थीटा, मतलब डी सेक थीटा क्या हो जाएगा डी सेक थीटा। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, क्या हो जाएगा ये डी सेक थीटा, क्या हो जाएगा डी सेक थीटा। इसको साइड में लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, कितना हो जाएगा डी सेक थीटा। थीटा दिया हुआ है ना, कोई भी एंगल आता है बेस पता हो तो उसका हाइपोटेनस डी सेक थीटा होता है, कितना होता है डी सेक थीटा। तो क्या लिख ले, इस आर की जगह पर लिखो बच्चा, क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोलो आओ तो, म्यू नॉट आई बाई में बोलो 4 पाई डी वाई को अभी लिखेंगे कुछ, ठीक है, डी वाई आर के जगह पर क्या लिखेंगे बोलो डी सेक थीटा, या फिर एक काम कर लो ये आर से इसको काट ही लो, हटाओ, तो ये नीचे क्या बचा हुआ है आर स्क्वायर बचा हुआ है, ऊपर में कितना है डी वाई साइन 90 प्लस थीटा, कितना होता है साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कितना है आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब अभी निकाले थे ना आर, डी सेक थीटा का सेक थीटा, आर कितना था डी सेक थीटा, इसको काटे हैं तब जाके बेटा कितना हुआ है आर स्क्वायर, तो कितना था डी सेक थीटा का होल स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत हाँ। और ध्यान दो डी वाई है वेरिएबल, यहाँ वाई भी दिख रहा है तुमको और थीटा भी दिख रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं वाई को थीटा में बदल लेते हैं, वाई को थीटा में बदल लेते हैं। तो ध्यान दो इस वाले ट्रायंगल के लिए क्या लिख सकता है टेन थीटा, क्या लिख सकता है वाई बाई डी, इस वाले ट्रायंगल के लिए टेन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर बाई बेस वाई बाई डी, तो यहाँ से वाई क्या हो जाएगा डी टेन थीटा, हमको क्या चाहिए था डी वाई चाहिए था, तो इसको क्या करें इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो क्या लिखोगे डी वाई इक्वल टू डी टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, कोई दिक्कत, डी वाई जब क्या लिख सकते हैं डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आ जाओ म्यू नॉट आई बाई में बोलो 4 पाई डी वाई के जगह पर डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ क्या है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। देखो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा, डी से स्क्वायर गया, केवल क्या बचा नीचे डी, केवल क्या बचा नीचे डी। ये वाला टर्म आप लोगों को क्लियर है, कैसे निकालने हैं डी वाई डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, आइए बोला जाए क्या बच्चा बच्चा म्यू नॉट आई बाई में 4 पाई, बोलिए ऊपर क्या बचा हुआ है डी थीटा कॉस थीटा, मतलब लिख सकते हैं इसको बोलो कॉस थीटा डी थीटा, और नीचे केवल क्या बचा है डी। तो इधर छोटे एलिमेंट के कारण डी भी था, क्या था डी भी, जब हमको पूरा बी निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे इसी डी बी को क्या कर लेंगे, ये था डी बी इतना आया था, पूरा डी बी चाहिए होगा तो क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे इंटीग्रेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इस इंटीग्रेशन को देखो म्यू नॉट आई 4 पाई डी सब कॉन्स्टेंट है, तो इसको ये इंटीग्रेशन एक्चुअली कहाँ होना चाहिए यहाँ होना चाहिए, बोलिए कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिए, एक स्टेप आगे समझ में बाहर निकाल दिए, ठीक है। कहाँ से कहाँ देखो जी क्या लिखा है तुम, थीटा का वैल्यू हम तो एक वेरिएबल है ना यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या दी माइनस बीटा से लेके प्लस अल्फा, अरे जिस एंगल से ले रहे हैं थीटा उसके साइड में क्या होगा नेगेटिव, साइड में क्या होगा पॉजिटिव, क्या लिखेंगे इसका लिमिट माइनस बीटा से प्लस अल्फा। चलो आ जाओ म्यू नॉट आई बाई में 4 पाई डी 4 पाई डी, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चा साइन थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, कहाँ से कहाँ बच्चा माइनस बीटा से अल्फा, माइनस बीटा से अल्फा, तो क्या लिखिएगा इसको बोलिए म्यू नॉट आई बाई में बोलिए 4 पाई डी साइन थीटा, तो एक बार अपर लिमिट डालिएगा साइन अल्फा माइनस में साइन माइनस बीटा, देखो क्या डालोगे
एक बार कौन सा लिमिट डालेगा अपर में, साइन अल्फा माइनस में साइन क्या जी, माइनस बीटा, साइन माइनस बीटा माइनस साइन बीटा होता है, साइन माइनस बीटा माइनस साइन बीटा होता है, इसको हटा के यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। तो बी का क्या वैल्यू आ गया पूरे वायर के लिए, बोलो, रट लो रट लो। करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के कारण इसके परपेंडिकुलर डी डिस्टेंस से एक एंगल यदि अल्फा बना रहा हो, दूसरा एंगल बीटा बना रहा हो, तो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। डी क्या है, डी क्या है, लिख लो एकदम, डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम वायर, क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर। और अल्फा एंड बीटा क्या है, एंगल, अल्फा बीटा क्या है, एंगल। ऊपर में अल्फा, नीचे वाला बीटा, कभी भी ए के बाद बी आता है तो पहले ऊपर कौन, ए, नीचे बी, अल्फा और बीटा दोनों का साइन का सम। ऑलरेडी इसमें हम लोग साइन ले चुके हैं, तो जब कभी क्वेश्चन में आएगा ऊपर आएगा दोनों का साइन, देखो अल्फा और बीटा, फाइनली यहाँ प्लस में आ रहा है लेकिन साइन हम लोग माइनस ले चुके थे, तो उसी के तरीके से वैल्यू रखिएगा। ये जो इक्वेशन है उस तरीके से इसमें अल्फा और बीटा हमेशा जो वैल्यू होगा, ऊपर वाला होगा तो प्लस, नीचे वाला होगा तो माइनस डालिएगा। आ रहा है समझ में, सॉरी नीचे वाला होगा तभी प्लस डालेंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसका माइनस हम लोग काउंट कर चुके हैं, है ना। इसको समझा देते अभी, इतना छप गया सब लोग का, समझ में आ गया नहीं, अभी इसको तो वो बांध करना पड़ेगा ना, रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो रुकेगा तो रहे। चलो देखो अल्फा थीटा अल्फा बीटा कैसे लेना है, सो देख लो, हाउ टू जज अल्फा एंड बीटा। ध्यान दीजिए, दो क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसमें आप अल्फा बीटा सीख जाएंगे निकालना। ये क्या था तुम्हारा वायर, ये था वायर, ठीक है। इस वायर से अगर दिया रहता, ठीक है, इसमें करंट जा रहा है आई, इससे दिया रहता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, डी, कुछ भी दिया रहेगा और इसका वैल्यू लिख लो, मान लो दिया रहता है यहाँ से 2 मीटर, ठीक है। ये बोलता है ये एंगल है 30 डिग्री और ये एंगल यहाँ से ये एंगल बोल देता तुमको 15 डिग्री, कितना डिग्री देता, 15 डिग्री। तो अल्फा क्या लिखते हैं इसके लिए 30 और बीटा क्या लिखिएगा 15, माइनस साइन ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है। अल्फा बीटा कौन सा हो गया, देख लो जी, ध्यान दो, अल्फा बीटा क्या होगा, 2 अपोजिट डायरेक्शन, अल्फा के लिए ऐसा वाला डायरेक्शन, बीटा के लिए ऐसा वाला डायरेक्शन। ऑलरेडी माइनस बीटा से लेके हम प्लस अल्फा लिए हुए थे ना डेरिवेशन में, तो अल्फा इसके लिए क्या लिखिएगा 30 और बीटा क्या 15, दोनों का दोनों क्या लेना है, प्लस में माइनस लेकर के लाए हुए हैं। समझ में आ रहा बात, दोनों वैल्यू कैसे लिखाएगा प्लस, मतलब अल्फा बीटा जो लेंगे अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अल्फा एंड बीटा क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन वाला होगा। समझ में आ रहा है। एक चीज़ और देखो, इसमें अल्फा बीटा बताओ, बस क्लियर हो जाएगा। एक वायर है, यहाँ से देखो, इसका दिया हुआ है तुमको एंगल 45, और यहाँ से एंगल तुमको दे दिया है, यहाँ वाला एंगल दिए हुए 30, ये 45 डिग्री, ये 30 डिग्री। तो अल्फ़ा और बीटा बताइए आप लोग, अल्फ़ा और बीटा बोलो जल्दी से। ये है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल के साथ ये है वायर, देख लो, ये है तुम्हारा वायर। समझो बात को, अल्फ़ा कौन सा एंगल होता था, ये जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डी है उससे, अगर ये डिस्टेंस तुमको ए दिया हुआ रहेगा तो ए नहीं लेना है फॉर्मूला में, वो जो डी कौन सा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डी कौन सा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर यहाँ दिया हुआ है ना ये ए, अगर ये ए दिया रहेगा तो क्वेश्चन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये नहीं होगा, इसको तुमको बढ़ाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा एक्सटेंड करना पड़ेगा। आ रहा है, और एक्सटेंड करके ए है, ये हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल, तो ए का cos 45 जो होगा, यहाँ डी एक्चुअली क्या होगा ए का cos 45। हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाएंगे अगले वाले वीडियो में। ये डी हम लिखवाए ना बच्चा, अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस था,
तो तुमको लग रहा है इस वायर से ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? नहीं ना। कौन कौन उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस? जब नहीं रहेगा तो क्या करना, वायर को पीछे की तरफ एक्सटेंड करना, और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये हाइपोटेनस है और ये एंगल 45 है तो क्या होता है, हाइपोटेनस का कॉस थीटा, और सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस का साइन थीटा। तो डी एक्चुअली क्या होगा तुम्हारा, ए कॉस 45 होगा, ए नहीं होगा। समझ में आया बात? पक्का ना? अच्छा, और ध्यान दो, और ध्यान दो, एकदम ये बहुत जरूरी है यहाँ पे। अल्फा कौन सा होता था बउआ? अल्फा इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से इस साइड वाला बोले थे, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से इस साइड वाला, जो ऊपर वाला इंड। कौन सा इंड? ऊपर वाला इंड। ध्यान दो रे, ध्यान दो, ऊपर वाला इंड। तो इस वाले साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से इस वाले वायर का अपर इंड कितना पे है, इस वाले परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ऊपर वाला कितने पे है, 45 प्लस 30। तो अल्फा इसके लिए कितना हो गया, 75। सही है क्या? अल्फा इसके लिए कितना होगा, 75। एकदम गौर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बीटा कौन सा है, हमको समझ में आना चाहिए। फॉर्मूला याद रहता है बच्चों को, लेकिन अल्फा बीटा लिखने में बहुत दिक्कत होती है। तो बीटा कौन सा होगा, बीटा क्या बोले थे, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से अपोजिट सेंस वाला। तो इस केस में क्या दिख रहा है, दोनों तो एक ही सेंस में दिख रहा है, ये भी इधर और ये भी इधर। तो इसको आप क्या लीजिएगा, माइनस में। जब सेंस क्या हो जाएगा, सेम, तो क्या लीजिएगा, माइनस में 45 डिग्री, माइनस में 45 डिग्री। अभी होता कैसे है एक्चुअली, होने के लिए तो ऐसा है समझो कि इससे हमको क्या लेना था, इस साइड वाला क्लॉक में ऐसे, और इसको लेना था अपोजिट में। तो अपोजिट में लेके जाएंगे तो ऐसे करके घूम के ये आएगा, तो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा। तो एक्चुअली जब ये वाला एंगल यहाँ से निकालने चलोगे तो ये पता चलेगा कि माइनस में इसके बराबर होगा। क्या होगा, माइनस में इसके बराबर होगा। 360 में से 45 घटा लो, यहाँ से लेके जाओ तो ये एंगल कितना होगा, अरे यही 360 में से 45 कम जाएगा, 360 में से 45 घट जाएगा। आ रहा समझ में? 315 लिखो, या तो तुम बीटा को क्या लिखो, 315 लिखो, तो साइन 315 लिखो या साइन 45 लिखो, एक ही बात है। इसीलिए हम लोग उतना, क्योंकि हम बोले थे कि एक क्लॉक होगा, दूसरा एंटी क्लॉक, एक अपोजिट सेंस, एक इधर लिए तो दूसरा इधर लेना पड़ेगा। तो इस वाले से एक को इधर लिए तो कितना पूर गया ये 75, और दूसरा को अपोजिट लेना है, तो अपोजिट लेने के लिए इतना घूम के जाना पड़ेगा, जो कि 315 है। तो या तो साइन 315 लिखो, नहीं तो डायरेक्ट साइन माइनस 45 लिखो। साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है बच्चा, ठीक है। तो साइन 360, थीटा जो चाहिए था वो कितना था, 315। क्या रखोगे इसके लिए, अरे बोलो 360 माइनस में 315। अरे इधर से लेके गया तो एक्चुअली है क्या, इतना एंगल 315 है। सुनो कितना है, 300, इधर से जब लेके गया बीटा, तो बीटा है कितना, 315। 315 क्या ले सकता है, 360 माइनस 45, कोई दिक्कत? तो 360 माइनस 45 लिखिएगा, ये तो तुम लोग को आता है। तो क्या लिख लोगे, साइन 315 लिखो, क्या लिखो, साइन 315 लिखो, या साइन 360 माइनस 15 लिखो। तो साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस साइन 45। आ रहा समझ में? साइन क्या हुआ यार, तो तुम माइनस में इसको क्या लिखोगे, माइनस 45 लिख लो। समझ में आ रहा है? ऐसे करके जाओ या ऐसे करके जाओ। चलो फिर अगले क्लास में इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम हम लोग करवाएंगे, है ना। इसको देखिएगा आप लोग, माने तो 1-2 क्वेश्चन ले लीजिए। कोई एक वायर है इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है। इससे यहाँ का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है तुमको 53 डिग्री, यहाँ का डिस्टेंस दिया हुआ है बी, कितना दिया हुआ है बी। इस पी पॉइंट पर क्या निकालना है तुमको, मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकालना है, इस पी पॉइंट पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। करंट जा रहा है आई, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या जी, बी। समझ में आ रहा है? दूसरा क्वेश्चन ले लो,
एक स्टैंडर्ड दो चीज़ और डाल देते हैं, ये पहला हो गया। दूसरा और तीसरा खुद बना के लाओगे तुम लोग। अगर के करंट इनफाइनाइट वायर होता, कैसा वायर होता जी? इनफाइनाइट। कैसा होता? इनफाइनाइट, है ना। इसके कारण अल्फा और बीटा इसके परपेंडिकुलर एट ए डिस्टेंस डी डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस पर? डी डिस्टेंस पर। इस वाले वायर से कितना डिस्टेंस पर? डी डिस्टेंस पर क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये इनफाइनाइट वायर है। और तीसरा क्या हो सकता था बच्चा, बोलो? सेमी इनफाइनाइट वायर भी तो हो सकता था। क्या बोलो? सेमी इनफाइनाइट वायर भी तो हो सकता था। सेमी इनफाइनाइट वायर समझता है? ऐसा यहाँ पे निकालना है तुमको, यहाँ पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। ये है पॉइंट P, ये है पॉइंट P, यहाँ पे निकालना है, ठीक है। और ये वायर कैसा है? सेमी इनफाइनाइट, मतलब यहाँ से ऐसा और एक साइड में गया हुआ है ऐसे करके। इनफाइनाइट मतलब इधर पूरा तरफ इन्फिनिटी तक गया है। ये कहाँ गया है? इन्फिनिटी तक गया है। ये सब स्टैंडर्ड होता है, डायरेक्ट याद रखना था। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में भी याद रखते थे ना, इनफाइनाइट वायर के लिए और सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वायर, इसको क्या बोलते हैं? सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट, एक साइड इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, कुछ नहीं करना रहता है। इसके लिए थीटा 9, इसके लिए अल्फा भी 90 और बीटा भी 90। इन्फिनिटी है तो कहाँ जाके मिलेगा? यहाँ कुछ मिलता बढ़ते जाता इन्फिनिटी में मिलेगा। तो इसके लिए भी थीटा, इसके लिए अल्फा बीटा दोनों क्या हो जाएगा? 90 रख देना उस वाले फॉर्मूला में। क्या रख देना? फॉर्मूला में। और इसके लिए बोलो अल्फा कितना हो जाएगा? एक साइड 90, अल्फा कितना? 90 और बीटा तो कुछ है ही नहीं। अरे यहाँ से इधर जाना था, यहीं पे है, कुछ भी एंगल हुआ क्या? अल्फा तो हो गया 90, बीटा जस्ट यही है, बीटा जा ही नहीं रहा, तो बीटा कितना होगा? इसके लिए 0 वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।